हेलो गाइस, आज हम मौर्य वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं है ना, उन सभी को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य पूर्व जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो किसने किया था, ठीक है ना। मौर्य वंश स्थापना होने से पहले जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था ना, वो किसने किया था। ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है फिलिप्स, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सिकंदर, है ना। मौर्य पूर्व जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो किसने किया था, तो वह सिकंदर ने किया था, ठीक ना। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाइडी स्पीच का युद्ध किनके मध्य हुआ था, ठीक है। जो हाइडी स्पीच का युद्ध हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन ए है साइरस एवं आम्भी, ऑप्शन बी है फिलिप एवं पोरस, ऑप्शन सी है सिकंदर और पोरस, ऑप्शन डी है सेल्यूकस और पोरस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिकंदर और पोरस के मध्य जो है वो हाइडी स्पीच का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो चाणक्य थे, है ना, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है, उनको और क्या नाम था। तो ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है बादशाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ठीक है ना। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य जी को जाना जाता है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इंडिका नामक पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें किसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है संगम काल, ऑप्शन डी है मुगल काल। तो किस वंश की जानकारी मिलती है इंडिका नामक पुस्तक में। तो ऑप्शन आपका राइट है ए, ठीक है ना, मौर्य काल, है ना। तो जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है ना गाइस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, है ना। मुद्रा राक्षस नामक रचना किसकी है, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस नामक रचना किसकी है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है विशाखादत्त, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है आपका विष्णु शर्मा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, है ना, विशाखादत्त, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस नामक जो रचना है वो किसका है, तो विशाखादत्त जी का, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम उसे। कौटिल्य चाणक्य को किस शासक ने अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था, ठीक है। चाणक्य को किसने अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है अशोक। तो किसने निकाल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, घनानंद ने कौटिल्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं हम उसे भी। सिकंदर जब भारत छोड़कर जाने लगता है तो अपने किस सेनापति को सौंप के चला जाता है, ठीक है ना। तो भारत का जो क्षेत्र है पंजाब उसे जीता रहता है, तो उसे अपने किस सेनापति को सौंप कर वापिस चला जाता है। तो ऑप्शन ए है निकेटर, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है निर्याकस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकेटर, ठीक है। अपने सेनापति निकेटर को, है ना, क्या करता है, वह पंजाब को छोड़ कर चला जाता है, मतलब उसको सौंप कर चला जाता है, ठीक है। हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूनिकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह किस मौर्य शासक से हुआ, ठीक है। जो सेल्यूनिकेटर की पुत्री हेलेना थी उसका विवाह किस मौर्य शासक से हुआ। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बृहदत्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है डी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था वो सेल्यूनिकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है अशोक के पास 6 लाख सेना था, ऑप्शन बी है बिंदुसार की शादी हेलेना से हुआ था, ऑप्शन सी बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना था, ठीक है ना। तो जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार जो इसमें से राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, डी। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना था, है ना गाइस। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना था जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार, है ना। बाकी जितने भी ऑप्शन है ना, वो सब रोंग है, ठीक ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए उसे भी देख लेते हैं हम, है ना।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था। इसका जो इसका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जैन धर्म को अपना लिया था। बाकी जो मौर्य वंश है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ जाकर त्याग दिया, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ जाकर त्याग दिया। तो ऑप्शन ए है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है लुम्बिनी, ठीक है ना। तो कहाँ जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रवणबेलगोला में जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है ना। तो गाइज हमने यहाँ तक देखा है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है कि निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन ए है बृहदत्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अशोक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन ए, बृहदत्त, ठीक है ना। बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। चलिए देखते हैं, जैन साहित्य में सिंहसेन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। जैन साहित्य में सिंहसेन किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहदत्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो किसे जैन साहित्य में सिंहसेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार, ठीक है ना। बिंदुसार को है जैन साहित्य में सिंहसेन कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं उसे भी हम है ना। तक्षशिला में उभरे विद्रोह को बिंदुसार के किस पुत्र ने दबाया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि तक्षशिला में उभरे विद्रोह को बिंदुसार के किस पुत्र ने दबाया। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ए सुसीम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अशोक, है ना। तक्षशिला में उभरे विद्रोह को बिंदुसार के किस पुत्र ने दबाया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने दबाया था, ठीक है ना। सुसीम भी गया था लेकिन उसने नहीं दबा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईमेकस के किसके दरबार में आया था, ठीक है। डाईमेकस किसके दरबार में आया था। तो आपके पास ऑप्शन है, ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका जो राइट आंसर है ना, कि डाईमेकस किसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी मतलब बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस आया था, ठीक है ना। तो गाइस हमने इसे भी देख लिया है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने है ना अपने राजदूत डायोनोसिस को किसके दरबार में भेजा था, ठीक है ना। तो किसके दरबार में भेजा था। तो आपके पास ऑप्शन है, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका जो राइट आंसर है और ऑप्शन डी बिंदुसार, ठीक है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपने राजदूत डायोनोसिस को है ना बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मौर्य काल के किस शासक के सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है कि मौर्य काल के किस शासक के सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले। तो आपके पास ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो किसके सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, अशोक, ठीक है। अशोक जो है उसके सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले मौर्य काल में, ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक ने अपना नाम क्या रखा, ठीक है ना। अशोक ने अपना नाम क्या रखा। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ऑप्शन ए देवनाम प्रिय, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी शहंशाह। तो अशोक ने अपना नाम क्या रखा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, देवनाम प्रिय, ठीक है। देवनाम प्रिय जो है अशोक ने अपना नाम रखा था, ठीक है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे देखते हैं हम। धम्म नीति को किस शासक ने अपनाया था, ठीक है। धम्म नीति को किस शासक ने अपनाया था। तो आपके पास ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बृहदत्त, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त, ठीक है। तो धम्म नीति को अपनाने वाला जो शासक था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, क्या है, अशोक, ठीक है। अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था, ठीक है। धम्म नीति क्या है कि धर्म में रहकर कार्य करना, ठीक है, युद्ध नहीं करना, धर्म के रूप में कार्य करना, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म नीति का क्या आशय है। तो इसका
ऑप्शन दिया गया है ए ज़्यादा कर लेना, बी धर्म के मार्ग पर चलना, ऑप्शन सी कटुता का परिचय देना, ऑप्शन डी पूर्वजों के बनाए नियम का पालन करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना, धम्म नीति का आशय क्या है, तो ऑप्शन बी। ठीक है ना, धर्म के मार्ग पर चलना। ठीक है, धर्म के मार्ग पर चलना। ठीक है, युद्ध के मार्ग पर नहीं चलना। ठीक है, धर्म के मार्ग पर चलना धम्म नीति का आशय है। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने धम्म नीति अपनाया था। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने धम्म नीति अपनाया था, तो आपके पास ऑप्शन ए है 5वें शिलालेख से, 8वें शिलालेख से, 10वें शिलालेख से, 13वें शिलालेख से। तो किस शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने धम्म नीति अपनाया था। ठीक है गाइस, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अशोक ने धम्म नीति कब अपनाया था। ठीक है, कौन सी युद्ध में अपनाया था बोल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी हाइडे स्पीच का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक ने धम्म नीति कब अपनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध के दौरान है ना अशोक ने धम्म नीति अपनाया था और उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, है ना, 4 बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था है ना, वो किसके शासनकाल में हुआ था, आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ तक हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं हम उसे है ना। मौर्य प्रशासन में कौन सा एक पद नहीं था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में कौन सा एक पद नहीं था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए आमत्य, बी समाहर्ता, ऑप्शन सी सन्निधाता, ऑप्शन डी अक्षलाध्यक्ष, ऑप्शन डी सूबेदार। तो इसका राइट आंसर है सूबेदार। ठीक है, मौर्य प्रशासन में जो सूबेदार पद था वो नहीं था, बाकी उसके अलावा जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ए बी सी डी है ना, वो सभी थे। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मौर्य काल में राजुक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मौर्य काल में राजुक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सेना अधिकारियों के लिए, ऑप्शन बी राजकोषीय अधिकारी के लिए, ऑप्शन सी महालेखाकार अधिकारियों के लिए, ऑप्शन डी है न्यायालय अधिकारियों के लिए, ऑप्शन डी ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है न्यायालय अधिकारियों के लिए। ठीक है, जो राजुक शब्द का प्रयोग हुआ है वो न्यायालय संबंधी जो अधिकारी थे उनके लिए प्रयोग किया गया है राजुक शब्द। ठीक है ना, तो गाइज अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण पुरुष किसे कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है ना, गुण पुरुष किससे कहकर संबोधित किया जाता था, तो ऑप्शन ए है गुप्तचर लोगों को, ऑप्शन बी राजकोषीय अधिकारी, ऑप्शन सी महालेखाकार, ऑप्शन डी वित्तीय अधिकारी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, गुप्तचर लोगों को गुण पुरुष कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है ना गाइस, किसको कहा जाता था, गुप्तचर लोगों को गुण पुरुष कहा जाता था। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मौर्य काल में जो संचार गुप्तचर थे, ठीक है ना, वो किस तरह के गुप्तचर थे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए है एक स्थान पर रहकर सूचना एकत्रित करने वाले, ऑप्शन बी घूम घूम कर सूचना एकत्रित करने वाले, ऑप्शन सी जो अपने राजा की सूचना दूसरे राजा को देते थे, ठीक है, उन्हें कहा जाता था संचार। ठीक है, तो किसे कहा जाता था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो घूम घूम कर सूचना एकत्रित करते थे ना उनको संचार गुप्तचर कहा जाता था। वैसे भी संचार का अर्थ होता ही है एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है 32 का। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांत में विभाजित किया गया था, लेकिन इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों में से एक इसमें से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है उत्तरापंथ, ऑप्शन बी है स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी है प्राची, ऑप्शन डी है कन्नौज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। ठीक है ना, कन्नौज जो है वो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों में से एक शामिल नहीं है। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं हम उसे भी, है ना। कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज को कितने वर्ग में बटा था। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्ग में बटा था ये पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 2 वर्ग, ऑप्शन बी है 3 वर्ग, ऑप्शन सी 4 वर्ग, ऑप्शन डी 5 वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 4 वर्ग में जो है वो मौर्य समाज बटा था, किसके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। ठीक है ना,
और मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग में बटा था, ठीक है, लेकिन कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ग में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, ठीक है, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो आपके पास ऑप्शन ए है बच्चलन, ऑप्शन बी है रूपा जीवा, ऑप्शन सी है बेहया, ऑप्शन डी है प्रेम कुमारी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, रूपा जीवा, ठीक है। जो मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने देखा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी हम, है ना। मौर्य काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, ठीक है, पूछ रहा है मौर्य काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ठीक थी, अच्छी स्थिति थी, ठीक है, और दूसरा क्या है अच्छी नहीं थी, और ऑप्शन सी क्या है ए बी दोनों, मतलब ठीक भी थी नहीं भी थी, ऑप्शन डी है अपने मन मर्जी वाली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, उनकी स्थिति जो है मौर्यकालीन महिलाओं की वो ठीक ठाक थी, ठीक ना, है ना, हम उसे बुरा नहीं कर सकते, उनकी स्थिति जो थी वो ठीक ठाक थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि समाज में कमजोर वर्ग वाले लोग हैं लेकिन वे दास नहीं है, ठीक है ना, किसने कहा था कि समाज में जो है कमजोर वर्ग वाले लोग हैं लेकिन दास नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार, ठीक है। तो किसने कहा था, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन क्या बी, ठीक है ना, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने कहा था कि समाज में कमजोर वर्ग वाले लोग हैं लेकिन वे दास नहीं हैं, ठीक ना। तो गाइस यहाँ तक हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, तो चलिए देखते हैं, मौर्य काल के, है ना, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, ठीक है, मौर्य काल के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए पशुपालन, ठीक है, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी चोरी करना, ऑप्शन डी भीख मांगना, ठीक है। तो मौर्य काल के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है कृषि, ठीक है, मौर्य काल के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कालों का जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार था वो भी कृषि था, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख और उनके तथ्य में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि अशोक के जितने भी 14 शिलालेख प्राप्त हुए थे, ठीक है, उनमें से देखेंगे कि हम जो भी शिलालेख है प्रथम द्वितीय पांचवा आठवां, इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब कि चतुर्थ में क्या चीज़ बोला गया है कि भेरी घोष की जगह धम घोष को अपनाना है, ठीक है, तो ये भी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है पांचवें में क्या है धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है, ठीक है, सही बात है। ऑप्शन डी क्या है आठवें शिलालेख में अशोक की मृत्यु का वर्णन है, ठीक है। तो आठवें शिलालेख में अशोक की मृत्यु का वर्णन नहीं है, ठीक है ना, अशोक के यात्रा का वर्णन है, ठीक है, जो उसने अपने जीवन काल में यात्रा किया था उसका वर्णन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 38 क्वेश्चन का, है ना, वो ऑप्शन डी, ठीक है ना। आठवां शिलालेख जो है वो क्या है अशोक के यात्रा जीवन यात्रा का वर्णन दिया गया है, उसमें अशोक के मृत्यु का वर्णन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, है। अशोक के किस शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन का, ठीक है, तो कौन से शिलालेख में, तो ऑप्शन ए है पांचवें शिलालेख में, ऑप्शन बी है आठवें शिलालेख में, ऑप्शन सी डी है 11वें शिलालेख में, ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन और कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है, ठीक है ना, वर्णन किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अशोक के शिलालेख में निम्न में से कौन से लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, अशोक का जो भी शिलालेख प्राप्त हुआ था उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन डी अरमाइक, ऑप्शन सी देवनागरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, देवनागरी जो है ना, देवनागरी लिपि उसका प्रयोग अशोक के शिलालेख में नहीं हुआ है, बाकी किसका किसका हुआ है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और एक ठो ग्रीक है, ठीक ना। तो गाइज अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था, ठीक है ना, सारनाथ स्तंभ के बारे में पूछ रहा है ना, कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था। तो ऑप्शन दिया गया है आपके पास ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क। इसका राइट आंसर जो है ना, वो कौन सा है ऑप्शन डी, ठीक है, अशोक, है ना। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अशोक ने, ठीक है।
अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। सांची स्तूप भरहुत स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सांची स्तूप और भरहुत स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, है ना। तो आपके पास दिया गया ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक, ठीक है। तो सांची स्तूप भरहुत स्तूप जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर है अशोक के द्वारा, ठीक ना। अशोक के द्वारा सांची स्तूप एवं भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया था, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं उसे भी। राजप्रसाद महल किसने बनवाया था, ठीक है ना। राजप्रसाद महल किसने बनवाया था पूछ रहा है। तो आपके पास दिया गया है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है ना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी, है ना। राजप्रसाद महल, है ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो देखिए ये अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका कौन से धर्म का विस्तार करने के लिए भेजा था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका कौन से धर्म के विस्तार के लिए भेजा था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो किस धर्म के विस्तार के लिए भेजा था अपने पुत्रों को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को, ठीक है ना, भेजा था श्रीलंका, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में धर्म का विस्तार करने के लिए भारत से कौन सा वृक्ष लेके गए थे, ठीक है ना। श्रीलंका में विस्तार करने के लिए उनके पुत्र एवं पुत्री ने कौन से वृक्ष को लेकर गए थे वहाँ श्रीलंका। तो ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है तुलसी, ऑप्शन डी है नीम। तो कौन से वृक्ष को लेकर गए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, पीपल, है ना। पीपल को लेकर वे श्रीलंका गए थे उनके पुत्र एवं पुत्री ने, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी, है ना। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना हुई, ठीक है ना। मौर्य वंश का समाप्ति होने के पश्चात पूछ रहा है कौन से वंश की स्थापना हुई। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए शुंग वंश, ऑप्शन बी कण्व वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी चेदी वंश। तो मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात कौन से वंश की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, शुंग वंश, ठीक है ना। शुंग वंश जो है ना, उसकी स्थापना हुई, है ना। मौर्य साम्राज्य जो था वो बौद्ध धर्म संबंधित था और ये जो शुंग वंश था वो वैष्णव धर्म संबंधित था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश में आने वाले शासकों का सही क्रम कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। मौर्य वंश में आने वाले शासकों का सही क्रम, इसका जो राइट आंसर है देखिए ए चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक बृहदत्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त बिंदुसार बृहदत्त अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त अशोक बिंदुसार और बृहदत्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आने वाले क्रम है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ना, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक और बृहदत्त, ठीक है ना, ये इसका सही क्रम है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं उसे भी। मौर्य काल किस धर्म से संबंधित था, ठीक है। मौर्य काल किस धर्म से संबंधित था इसका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट इसका ऑप्शन देखिए, ए है जैन धर्म संबंधित, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म संबंधित, ऑप्शन सी है शैव धर्म संबंधित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मौर्य काल किस धर्म से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित था मौर्य काल, ठीक है ना गाइस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखते हैं उसे, लास्ट भी ये क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन किस तरह की थी, ठीक है। मौर्य प्रशासन के बारे में पूछ रहा है कि वो किस प्रकार की मतलब प्रशासन व्यवस्था थी वहाँ की, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य प्रशासन जो थी वो राजतंत्र थी, ठीक है ना। क्या थी, राजतंत्र थी, ठीक ना गाइस। तो आज का ये वीडियो हमने देख लिया, ठीक है ना। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि इसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव एवं क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के थ्योरी बेस्ड चीज़ें आपको पढ़ाई जा सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।